जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका जो है एनसीईआरटी की क्लास में। तो हम लोग एनसीईआरटी में क्लास 12 को कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्लास 12 में जो है हम लोग का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। ये जो है सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड क्लास है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है, तो इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया है और उसके बारे में कैसे कैसे पढ़ना है वो चीज़ हम लोग देख चुके हैं। और इसमें हम लोग को पढ़ना है महाजनपद। ठीक है, क्या देखना है? महाजनपद। ठीक है ना। उसको मैं अच्छे से लिंक करा के समझाऊंगा, इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लीजिए कि हम लोग जो है इसमें जो एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। तो आप एनसीईआरटी तो कवर करिए, साथ में क्या करिए कि जो है इसी पर आपको जो है स्टैटिक जीएस का भी पोर्शन मिलता है इसी चैनल पर। तो आप उसको भी ध्यान में रख करके अपना क्लास करिए और अपना जो है डाउट आप पूछते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करें। तो देखिए प्रिंसेप और प्रियदर्शी कौन है? तो ये जो दो लोग हैं, ये जो है अंग्रेज अधिकारी लोग हैं। इनके बारे में दिया गया है क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, तो कुछ नया खोज करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? कुछ नया खोज करते हैं जो जिसका हमारे इतिहास में काफी ज्यादा जो है जो है महत्ता है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है इनकी। तो समझिए, भारतीय अभिलेख भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। यानी ये दोनों क्या करते हैं कि कुछ नया क्या होता है कि जो ब्राह्मी लिपि है, ठीक है ना, जो ब्राह्मी लिपि है और जो खरोष्ठी लिपि है, इन दोनों का जो है अनुवाद करते हैं लोग। तो कौन करते हैं? तो जेम्स प्रिंसेप और जो है, ठीक है ना, कौन करता है? तो जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा हम लोग उसको देखेंगे। तो इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। आप समझिए, जो प्राचीन जो सिक्के हैं, जो प्राचीन अभिलेख हैं, जो पहले वाले जो अभिलेख हैं स्टार्टिंग वाले, तो उन अभिलेख में जो भाषाएं लिखी गई हैं, तो भाषाएं कौन सी हैं? तो खरोष्टी लिपि है और जो है ब्राह्मी लिपि है। तो अब ये जो है इन चीजों को जान जाने के बाद, मतलब इन दो लिपियों को समझने के बाद इससे फायदा क्या होगा? तो जो पुराने अभिलेख हैं, ठीक है ना, जो कब मिले हैं? जो प्राचीन काल में जो अभिलेख मिले हैं ना, उससे क्या फायदा होगा? तो हम लोग उस जो है काल के अभिलेखों को पढ़ पाएंगे, ठीक है। प्रिंसिप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी क्या लिखा हुआ है? तो पियदस्सी लिखा हुआ है। अब देखिए, ये पियदस्सी आपको पता होना चाहिए कि जो है सम्राट सम्राट अशोक के लिए लिखा जाता था। किसके लिए? तो सम्राट अशोक के लिए, ठीक है ना। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप ध्यान से पढ़िए। इतने गर्मी में आपके लिए ही मेहनत किया जा रहा है कि आप अपना क्लास डेली ले पाए, ठीक है ना। और आप एनसीईआरटी पढ़ें और अच्छे से क्या करिए, जल्दी से जल्दी आप लोग जॉब लीजिए और सेटल होइए। तो क्या लिखा हुआ है अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर? तो पियदस्सी लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? तो मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम। यानी कैसा राजा जिसका जो है जो मतलब उसका जो मुख है, जो चेहरा है, क्या है? तो काफी मनोहर है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। यानी मतलब क्या मिला है? तो कुछ जो अभिलेख है, ठीक है ना, याद रखेंगे। जो कुछ अभिलेख मिले हैं तो उस अभिलेखों पर क्या मिला है? तो एक अशोक नामक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, यानी अशोक नामक राजा का नाम लिखा हुआ है। अब क्या हम लोग को देखने को क्या मिलता है कि जो बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, जो बौद्ध ग्रंथ है उस ग्रंथ में क्या लिखा गया है? तो जो यानी बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। यानी बौद्ध ग्रंथ लिखता है क्योंकि भाई बौद्ध ग्रंथ जो है अशोक के समकालीन रही थी, ठीक है। और इसका जो है बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव भी पड़ा अशोक पर। तो इन वजह से जो है बौद्ध ग्रंथ में जो है जो है अशोक का नाम लिखा हुआ है एक महान शासक के रूप में, ठीक है। अब इस सोच से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने, ठीक है, जो है उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। यानी एक तरह से नए जो है इतिहास को जो है समझने की यहाँ पर कोशिश कर जो है की गई है। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तथा उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। अब देखिए, अब मतलब क्या है कि जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, नए नए जो है शासक आ रहे थे, नए नए जो है राजा भूमिका में आ रहे थे, तो क्या इनका प्रभाव जो है सामाजिक विकास पर भी हुआ है या आर्थिक विकास पर भी हुआ है? यानी दोनों विकास हुए ही कि नहीं हुए हैं इन राजाओं के परिवर्तन के सब जो है बाद, ठीक है। यानी इसका कुछ कनेक्शन है कि नहीं है?
तो शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। ठीक है, तो जो है यहाँ पर इंट्रोडक्शन है कौन सा, तो जो है प्रिंसिप और पियदर्शी। ठीक है ना, याद रखेंगे इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे का जो है हम लोग टॉपिक समझ लेते हैं, क्योंकि हमने कल आपसे बताया था कि हम लोग महाजनपद जो है महाजनपद वाला टॉपिक कवर करेंगे। समझिए, सबसे पहले जो है 16 महाजनपद को समझ लीजिए, ये क्या कर रहा है और ये क्या बातें यहाँ पर दी गई। आपको मैं जो है इतिहास बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ, और प्राचीन काल से लेकर हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अशोक के यहाँ तक। तो क्या होता है कि हम लोग जो है उस इतिहास को जानते हैं जब हमारे जो मानव लोग हैं, ठीक है, यानी जब मानव का जो आरंभिक काल था, यानी आदि मानव। ठीक है, तो आदि मानव क्या करते थे, तो यानी जो है पत्थरों के सहारे जीना, जंगलों में रहना, इत्यादि इत्यादि काम करना। ठीक है, लेकिन वहां से ऐसे विकास होता है और कहाँ पर आते हैं, तो आज हम लोग आपको जो है लैपटॉप से बैठकर पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लैपटॉप से, और एक ऐसा डिब्बा रखे हुए हैं जिससे आपको जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं और आपको समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आसान बात तो है नहीं, ठीक है ना। तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड है, इसमें क्या क्या बदलाव हुए, उन बातों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग ये चीज देखते हैं कि जब इसका बदलाव होता है तो इसी में काल आता है महाजनपद काल। कौन सा, महाजनपद काल। अब महाजनपद क्या है, तो अब देखिए महाजनपद क्या होता है। देखिए स्टार्टिंग में क्या था, पहले कबीले हुआ करते थे। ठीक है, कबीले इंसानों का समूह है जहाँ रहते हैं, तो कबीले बने। फिर कबीले के बाद यहाँ से जन बनते हैं। ठीक है, जन से फिर जनपद बनता है, ये एक मतलब क्षेत्र है। ठीक है ना, फिर जन बनते हैं, फिर जन के बाद जनपद बनते हैं, और जनपद के बाद इन्हीं जनपद को मिलकर के महाजनपद बनते हैं। और इन्हीं महाजनपदों में एक महाजनपद था मगध। मगध क्या हुआ, इन सभी महाजनपदों में काफी हाईलाइटेड हुआ, क्योंकि उसकी कुछ अपनी परिस्थितियां थी, जिसको मैंने एंशियंट हिस्ट्री के जो है स्टैटिक क्लास में जो है पूरा स्ट्रक्चर के तरीके से आपको समझाया है। आपको यहाँ समझ में ना आ रहा हो तो आप वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप वहाँ जाकर के अच्छे से समझ सकते हैं। या आप 12th में भी पढ़ रहे हो तो आप उसको देख लेंगे, तो अच्छे से आपका जो है, और जो डाउट है, जो हाई क्लास की जो चीजें हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, तो चलिए देखते हैं। 16 महाजनपद आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 600 बीसी। कौन सा, 620 600 ईस्वी, मतलब 600 बीसी को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। यानी ये मतलब महाजनपद वाला जो काल है, एक ऐसा काल था कि इस समय जो है सिक्कों का विकास हो रहा था, सिक्के प्रचलन में आ रहे थे। ठीक है, क्या हो रहे थे, सिक्के प्रचलन में आ रहे थे, और कुछ नए नए राज्य बन रहे थे, और कुछ नए नए नगर बन रहे थे, और लोहे का प्रयोग हो रहा था। अब लोहे का प्रयोग समझ लीजिए, अगर लोहे का प्रयोग होगा तो लोहे का प्रयोग कैसे होगा, लोहे का आप जो है हल बनाएंगे, तो हल बनाएंगे तो कृषि करेंगे, तो खेती होगा आपका, खेती होगी तो उपज होगी, उपज होगा तो आपके पास कृषि अधिशेष होगा, और अधिशेष होगा तो आप उसका व्यापार करेंगे, और व्यापार होगा तो आपको मुनाफा होगा, पैसा कमाएंगे, और उस पैसे का क्या करेंगे आप, तो विकास करेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। और जिसके पास लोहे हैं तो क्या करेगा, हथियार बनाएगा, और दूसरे राज्य को जीतने में अपनी भूमिका देगा। तो इसीलिए है ना, फिर वही जन से मिलकर जो है जनपद बनते हैं, फिर जनपद से मिलकर के महाजनपद बनते हैं। यानी शक्तिशाली लोगों का पहले से ही क्या रहा है, तो वर्चस्व रहा है, ये आपको इतिहास पढ़ने पर समझ आएगा। ठीक है, इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के मतलब इसको हम लोग अध्याय 4 में देंगे, पढ़ेंगे, और डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, कि आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, यानी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। महाजनपद क्या है, तो एक आज क्या मान लीजिए आज की तरह से, तो स्टेट मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लोग का भारत है। ठीक है, ये 16 महाजनपद कौन कौन से होते हैं, आप देखिए, ये जो फिगर में दिया हुआ है ये क्या है, तो यही जो है 16 महाजनपद है। अब इसमें कौन कौन से देख सकते हैं ऊपर, तो जो है कंबोज हो गया, गांधार हो गया, ठीक है, तक्षशिला हो गया, जो है कुरु हो गया, कोसल हो गया, यही देखिए मगध। इंपॉर्टेंट क्या है, मगध। ठीक है, तो यही मगध क्या होता है, धीरे धीरे विशाल होते होते एक मगध एम्पायर बन जाता है। फिर मगध एम्पायर के बाद क्या बनेगा, तो मौर्य एम्पायर बनेगा, मौर्य साम्राज्य। फिर मौर्य के बाद क्या बनेगा, यहाँ से फिर जब अशोक आता है तो अशोक क्या करेगा, पूरा भारत पर यहाँ से जो है अपना शासन करेगा। ठीक है ना, इतना। फिर गुप्त आते हैं, गुप्तों ने भी कुछ विकास किया है। फिर
हम लोग इतिहास चलता है, हम लोग यहाँ से अंत में जो है यहाँ पर संगम साहित्य देखते हैं। अंत वाला जो नीचे का जो दक्षिणी साइड है उसको संगम साहित्य कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये जो है 16 महाजनपद है, याद रखिए, ठीक है ना। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं। यानी बौद्ध ग्रंथ में क्या, बौद्ध ग्रंथ ही नहीं, बौद्ध और जैन दोनों ग्रंथों में इन महाजनपदों के नाम देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका जो है ये वज्जी संघ हो गया, ये मगध हो गया, ये काशी हो गया, काशी आज का बनारस जहाँ आप भी हम लोग रहते हैं, ठीक है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। यानी जो इसका जो नाम लिखा गया है, तो ये हमारे पुरातात्विक लोगों ने ये अनुमान लगाया है कि जो नाम लिखे गए हैं तो कहीं ना कहीं इनका जो है, इन नामों का और इन जो मतलब इन नाम से जो जगह हैं उनका कभी न कभी वर्चस्व रहा होगा। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। अब एक बार समझ लीजिए, गण मतलब क्या? गण मतलब होता है गणराज्य। क्या होता है? गणराज्य। जब, अब समझिए, दो चीज समझिए यहाँ से, ब्लैंक पेज नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में। देखिए क्या होता है कि जो 600 बीसी है, यानी हम लोग को जो जहाँ से पढ़ रहे हैं, पर दो चीजें देखने को मिलती है। एक तो क्या देखने को मिलता है, तो 16 महाजनपद। अब उस महाजनपद में क्या देखने को मिलेगा, तो राजतंत्र, ठीक है, राजतंत्र है। यानी एक साइड क्या है, राजतंत्र है। राजतंत्र मतलब क्या होता है, राजतंत्र समझ लीजिए, यहाँ पर एक राजा होता है और जो है जो शक्ति का जो केंद्र होता है किसके हाथ में होता है, तो इस राजा के हाथ में होता है। राजा जो चाहेगा करेगा, स्वयं निर्णय लेगा, स्वयं अपना शासन करेगा। लेकिन उसी के पास एक गणराज्य उपस्थित हो गए, ठीक है। क्या होते हैं, गणराज्य। आज से गणराज्य है, गणराज्य में क्या है, सबकी अपनी अपनी भागीदारी है, परंतु आज जैसा आप गणराज्य नहीं मानेंगे, उस समय अभी टट्टू से गणराज्य है, अभी स्टार्टिंग का फेज है, ठीक है। वहां पर थोड़ा बहुत जो है मतलब भावनाएं रखी जाती है, कुछ लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, तो गण है, इसी को गण कहा गया है। जो बौद्ध जो गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, और जो महावीर स्वामी हैं, ये दोनों भी क्या थे, तो ये गणराज्य वाले जो है, जो स्थान है, जो जगह है, उनके जो राजा हैं, उन्हीं की ये लोग संतान रहे हैं, ठीक है ना। समझ आ रहा है आप लोग, ठीक है ना। तो क्या है, तो एक तरफ जो है राजतंत्र हो गया और दूसरी तरफ गणराज्य हो गया। तो राजतंत्र वाले भाई बहुत ज्यादा लोग थे, बहुत 100-200 लोग थे, बस मान लीजिए, और ये लोग 2-4 लोग थे गणराज्य वाले, तो ये इनको पसंद नहीं करते थे। तो बाद में क्या करते हैं ये लोग, तो ये जो राजतंत्र वाले जो लोग हैं, तो इनको जो है मार मार करके अपने में मिला लेते हैं, इन गणराज्य को, कि भाई मैं राजतंत्र कर रहा हूँ, मेरे राजा वाला काम हो रहा है और तुम मेरे विपरीत चल रहे हो, तुम्हें मेरे जैसा क्या करूँ, पॉलिसी अपनाओ। तो वो चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, फिर बाद में इन लोग को मिला लिया जाता है। मतलब जो राजतंत्र वाले जो लोग हैं हड़प लेते हैं। खास करके अजात शत्रु का नाम फेमस है इस चीज में। क्या करता है वो, तो वज्जियों को जो है चुन चुन करके अपने में मिलाता है, मारता है, ठीक है। आगे समझिए, वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण जो है, राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। जैसे मैंने आपको बताया, तो भाई सब लोग थोड़ा मिलकर के भागीदारी देते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे हैं। यानी जो गण वाले जो राज्य हैं, इनका भी जो टाइम पीरियड है बहुत दूर तक चला है। उतना दूर नहीं चला है, लेकिन चला है। राजतंत्र इतना तो नहीं कम्पीट कर पाए लोग, वहां भी कंपटीशन था, राजतंत्र, गणतंत्र। परंतु गणतंत्र आज जैसा आप गणतंत्र नहीं मानेंगे कि आपको वोट देने का राइट है और जनता का शासन है। जनता का शासन मिले तो अभी आपको 50 साल भी नहीं हुए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। किले जो है, किले बंद राजधानियों के रख रखाव और प्रारंभिक जो सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। जो है इनमें शासक सहित अन्य के लिए जो है नियमों का निर्धारण किया गया, ठीक है। और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें शासक भूमिका में कौन है, तो शासक में जो है क्षत्रिय लोग, ठीक है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय जो है वही लोग। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारियों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर जो है रूप में
कुछ लिया जाता था। हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर रहते थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। समझिए क्या बता रहा है कि देखिए, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो राजा होते थे क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे। और राजा अगर टैक्स वसूलेगा तो टैक्स टैक्स क्यों वसूल रहा है, पैसे पाने के लिए। तो कहीं ना कहीं पैसे जो है मतलब पैसे का मतलब क्या है, रेवेन्यू। तो जो है कुछ सामान मतलब जैसे कि अर्जित करना, तो जो रेवेन्यू कैसे मिलेगा, या तो रेवेन्यू आप टैक्स वसूलिए या आप दूसरे राज्यों को आक्रमण करके उसका छीन लीजिए। ठीक है, एक एक सिस्टम हो गया। तो ये सिस्टम चलता रहता था। ठीक है, इसी में एक बात इसमें दी गई है कि जो कुछ राज्य ऐसे हुए जो क्या किया, अपना नौकरशाही, अपने अपने जो है नौकरशाही बड़े बड़े अधिकारी रखे, सेनापति रखे, मतलब अपना एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लिए। और ग्रुप बनाकर ये लोग क्या करते थे, तो दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उसकी जो है संपत्ति छीन लेते थे। ऐसा कौन करता है, तो मगध साम्राज्य ने बहुत ज्यादा किया है। और मगध ने क्या किया है, आप मानकर चलिए कि जो लगभग जो है बहुत जो है राज्यों को मिला लिया है। ठीक है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे कि जिनके पास अपनी स्थायी सेना नहीं होती थी। अब जिसके पास अस्थायी सेना नहीं होती है, अब जिसके पास स्थायी सेना है, तो दोनों में भाई अंतर है कि नहीं है, तो ये क्या करेगा, उसको तो हरा देगा। ठीक है, तो यही चीज देखने को मिलता है यहाँ से, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक होता था सहायक सेना। सहायक सेना मतलब जो हम लोग उत्तर वैदिक काल में पढ़े हैं, शायद सहायक सेना का मतलब कि मैं मान लीजिए एक राजा है, अब राजा के पास कोई सेना ही नहीं और स्थायी सेना है, इसके जो कृषक लोग हैं यही सेना है, गांव के जो आम जनता है वही सेना है। जब मन किया जब लड़ाई किया, अब जब लड़ाई होने लगी तो अब कहेगा कि भाई चलो, तो लोग अपना डंडा वंडा उठाकर चल पाएंगे। तो लेकिन जो वहां से जो संगठित जो सेना वाला जो राजा है वो इसे तो जीत ही जाएगा ना। तो इसी तरह जो है इनका समाप्ति होते गया और ये लोग अपना कद बढ़ाते गए। आशा है आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, नहीं समझे हैं तो अपना डाउट पूछ सकते हैं, या आप एंशियंट हिस्ट्री की स्टैटिक क्लास देख सकते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी है, आपको ऐसे ही पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछेंगे प्लीज, ये आपका जो है राइट है कि अपना डाउट पूछेंगे। तो कल से हम लोग यहाँ से देखेंगे कि 16 महाजनपदों में जो प्रथम रहा मगध, ये आखिर ऐसा क्या हुआ कि मगध साम्राज्य जो है मगध बन गया। यानी 16 महाजनपदों में एक ही हाईलाइट हुआ और एक ही को हम लोग पढ़ रहे हैं। इन चीजों को हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।